जैसे हारे को हरी नाम है, वैसे ही इन दिनों सियासत में विपक्ष के पास बापू, अंबेडकर और मोदी का सहारा है। 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा के नाम पर लड़ा गया। दुहाई दी गई कि भाजपा की 400 सीटें आए तो संविधान बदल जाएगा। और संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद फिर पूरा विपक्ष संविधान संविधान चिल्लाने लगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो 2 नए देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान और राष्ट्रीय संविधान बचाओ पद यात्रा। इनमें पहली यात्रा का आगाज कर्नाटक की बेलगामी से हो गया है, जो 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में समाप्त होगी। इससे ठीक अगले दिन महू से ही राष्ट्रीय संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू होगी, जो अगले 1 साल तक पूरे देश में भ्रमण करेगी। इस दौरान हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां आयोजित होंगी। इन दोनों यात्राओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोगों में मिश्रा जैसे व्यक्ति ने संसद में जिस तरह उनका अपमान किया है, वो अपमान बाबा साहब के साथ साथ इस देश के करोड़ों दलित वर्ग का है, आदिवासी वर्ग का है। जिस व्यक्ति के कारण आज देश के अंदर संविधान की रचना हुई, जिससे संविधान से देश चल रहा है, उसकी आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो उसका एक विरोध है प्रदेश में। इस संबंध में जय भीम जय संविधान के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। एक बड़ा कार्यक्रम 25 तारीख को महू में होना है, जिसमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी आएंगे और सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी कांग्रेस ने भीम और संविधान दोनों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जीवित थे, तब उनकी अपमान, भेदभाव, उपेक्षा करते रहे कि जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी चैत्यभूमि को उन्होंने किसी प्रकार से स्मारक बनाना तो दूर, वहां की बिजली तक काटने का काम उन्होंने किया। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, संवैधानिक संस्थाओं को बलाई ताक पर रखने का काम कांग्रेस सरकारों में करती आई है। इनसे इनका कोई संबंध कतई कभी रहा नहीं। अच्छा है ये यात्रा के बहाने इनके जिस प्रकार के कर्म रहे हैं वो उजागर होंगे। कांग्रेस की इन दोनों यात्राओं के नायक राहुल गांधी ही होंगे, जो अपनी पिछली 2 देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान और आरक्षण पर खतरे से लोगों को आगाह कर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वो जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर भी जनमत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखना ये है कि कांग्रेस और व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को इसका कितना फायदा मिलता है और वो मोदी सरकार और भाजपा को कितनी चुनौती दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे संविधान का सहारा। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर देश भर में यात्रा निकालने वाली है। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। संविधान पर खतरे के नैरेटिव पर क्यों अटकी है कांग्रेस? राहुल गांधी की राजनीतिक यात्राओं से कांग्रेस का कितना भला? क्या अंबेडकर की राजनीतिक विरासत की हकदार है कांग्रेस? भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा रहा है अमित शाह का बयान? तो ये कम से कम ऐसे 4 मुद्दे हैं। क्या अमित शाह के बयान से कांग्रेस को फायदा हो रहा है या भाजपा को नुकसान हो रहा है? और अंबेडकर और संविधान और गांधी, इन सब को लेकर कांग्रेस जब चली थी उसकी यात्रा में अब वो कहाँ खड़ी इन मुद्दों पर? गांधी को लेकर भी, अंबेडकर जी को लेकर भी और संविधान को लेकर भी। तीनों मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे 3 मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर से मैं चर्चा की शुरुआत पत्रकार साथी से इसलिए करता हूं कि एक थर्ड एम्पायर अपनी ओपिनियन देता है और फिर चर्चा इसी के आसपास चलती, क्योंकि फिर वो उस पर भटकाव नहीं आ पाता है। बीजेपी अपने हिसाब से बात करेगी, कांग्रेस अपने हिसाब से बात करेगी। तो एक सेंट्रल लाइन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके द्वारा मैं तय करना चाहता हूं कि ये जो मामला है संविधान के सहारे का, कांग्रेस ने 2014 के बाद लगातार तीसरा चुनाव एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा
और तीसरे चुनाव में संविधान का मुद्दा सबसे ज़्यादा था और उसके चलते ऐसा लगता है प्रतिपक्ष को कि संविधान के खतरे के चलते जनता ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट किया और भाजपा को कम वोट किया। तो जो कांग्रेस को ज़्यादा वोट किया उसका फ़र्क साफ दिखता है कि वो 99 सीट पर आ गए, पहले वो 50-60 के आसपास थे। इसका मतलब कि सत्ता से दूर तब भी रह गए। तीसरा चुनाव था, कांग्रेस को बहुमत में आना चाहिए था क्योंकि 2 चुनाव की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन संविधान के साथ साथ जब कांग्रेस में युवा नेतृत्व तो राहुल गांधी का एक तरह से जो तेज था, ओज था, उसके चलते कांग्रेस 99 पर आकर रुकी। अब जो यात्रा शुरू होने वाली है अंबेडकर जी को लेकर, संविधान की यात्रा और अंबेडकर जी की यात्रा, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले आपकी राय, फिर मैं आऊँगा कांग्रेस के साथी अमित जी की तरफ। आजादी के बाद से राघवेंद्र सिंह जी जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत दलित और अल्पसंख्यक रहे हैं। इसके बाद दूसरी कम्युनिटी के लोग उनके साथ जुड़ते गए तो वो एक बड़ी ताकत बनती रही और 70-75 साल तक देश पर राज करती रही। लेकिन बसपा के बनने के बाद से उससे जो उसका बेस था वो खिसक गया, यानी कि एससी कम्युनिटी का वोट बसपा की तरफ शिफ्ट हो गया। आज बसपा की स्थिति कमजोर है। ऐसे में ये देखिए, इस डिबेट के मुख्य 2 इशू हैं जी। एक तो संविधान और दूसरा अंबेडकर। चूंकि अमित शाह जी का जो बयान था, उस बयान का पहला पार्ट कांग्रेस ने पकड़ लिया, लेकिन जो सेकंड लेग है उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। हालांकि वो जो टोन था, उस टोन पर ही कांग्रेस पूरा प्ले कर रही है और इस मार्फत उसको एक बड़ा मौका, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस में आपने देखा कि कांग्रेस का मुख्य एजेंडा कहीं ना कहीं रिजर्वेशन और संविधान रहा है और इसी एजेंडे पर कहीं ना कहीं उसने राइज किया और भारतीय जनता पार्टी को 240 पर, जो 303 पर थी, लाकर खड़ा कर दिया अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ। तो कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए एक बड़ा प्रयास उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर के उस स्टेटमेंट से मिल गया है और उसको इग्नाइट करते हुए ये जो मध्य प्रदेश के महू से इसकी रैली की जो शुरुआत हो रही है, वो कहीं ना कहीं अपने खोए हुए वोटर को पुनः आकर्षित करने, क्योंकि हम जानते हैं कि दलितों के लिए बाबा अंबेडकर, बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो अक्सर आपस में जब बात करते हैं तो जय भीम से शुरुआत करते हैं, जबकि अन्य कम्युनिटी के लोग अपने भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस पॉइंट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय अपने आप को फोकस कर रही है और इसी फोकस को वो अपने आगे की लाइन देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना कंट्रीब्यूशन है इसके लिए, वो मैं आज गिना देता हूं। सबसे बड़ी चीज कि बाबा साहब को इतने वर्षों तक 56 में वो गए, उसके बाद से उनको भारत रत्न नहीं दे पाई कांग्रेस, इसको भारतीय जनता पार्टी गिना रही है। उनके पंचतीर्थ बनाए, इसको भारतीय जनता पार्टी गिना रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी उस चीज पर तो कहती है कि हमने दलितों के लिए क्या किया या बाबा साहब के लिए क्या किया, लेकिन उस बयान पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं कह पाती है कि वो बयान था, उसको ऐसे क्लैरिफाई किया जा सकता था कि उसका सेकंड पार्ट क्या था। बस और टोन भले ही कुछ हो, लेकिन सेंस क्या था, सेंस उसमें कुछ गलत मुझे नजर नहीं आया। लेकिन टोन जरूर, टोन से मैं भी सहमत नहीं हूं कि पब्लिक फिगर को पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार का टोन देना कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा देने जैसा दिख रहा है। बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल ये बात अगर हम पार्लियामेंट की उस सिचुएशन की बात करें जब अमित शाह ये बात कर रहे थे, उस समय भी कांग्रेस ने इसका अपोज नहीं किया था। अगर ये चीज़ जो जिस टोन की हम बात कर रहे हैं, जिस टोन की बात देश भर में की जा रही है कि अगर वो सरकास्टिक होती, वो निंदात्मक होती है, तो कांग्रेस उसी समय खड़ी हो जाती हाउस में। लेकिन वो तब खड़ी नहीं हुई क्योंकि तब ऐसा लगा नहीं। अब ऐसा लगवाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस का जो कैडर है, जो उसकी नेतृत्व क्षमता है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत की परीक्षा है कि वो इस मामले को कितना जमीन तक ले जाते हैं और कितना इसको राजनीतिक रूप से उपजाऊ बना पाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अंबेडकर जी को बीजेपी कहती है, उसके लिए हालांकि लोया जी हैं कि अंबेडकर को हराने वाला काम किसने किया? अंबेडकर ने
जब ये कहा था कि भाई जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो ये काम किसने किया? तो ये बहुत सारी बातें भाजपा गिनाएगी, बहुत सारी बातें कांग्रेस गिनाएगी, लेकिन इस सब के बावजूद अंबेडकर जी चले गए थे बीएसपी के पास, काशीराम के पास, मायावती के पास, और उसी के चलते कांग्रेस दलितों का वोट नहीं ले पाई और राजनीति में वो थोड़ी सी दरिद्र हो गई, क्योंकि उसका वोट परसेंटेज बहुत नीचे आ गया। कई राज्यों में सरकारें उसको खोना पड़ी। अमित जी, मौका बड़ा अच्छा है, चुनाव के लिए वक्त है। 5 साल अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर मेहनत करेगी तो दलित वोट बैंक कांग्रेस के खाते में फिर से जा सकता, लेकिन उसके लिए नेतृत्व का कौशल, संगठन की क्षमता, ये सब चीजें दांव पर होगी। आपकी राय, कांग्रेस कितनी तैयार है सबको करने के लिए? देखिए सर, मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, जैसे आपने भी कहा, आप हमारे बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जैसे अभी शर्मा जी ने भी कहा, लोया साहब भी अभी बोलेंगे, लेकिन इन सब से अलग हटकर मैं आपको बताऊं कि जो बयान अमित शाह जी ने दिया है, उसको चाहे आप आगे का पार्ट सुन लें या पीछे का पार्ट सुन लें, और बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वर्ग से मैं आता हूं, मैं अमित शाह जी को भी बताना चाहता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, शर्मा जी को भी बताना चाहता हूं, लोया जी को भी बताना चाहता हूं कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमारे वर्ग ने वो अत्याचार सहा है, और ये जो बात उन्होंने कही है, ये बिल्कुल भी इसका कोई चुनावी रणनीति से मतलब नहीं है। और आज की भी बात की जाए यदि, तो मैं अपनी भी बात बताऊं कि जुलाई 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक दलित कार्यकर्ता के साथ भी ऐसे ही एक मामला किया था, जिसको लेकर विधानसभा बंद हुई थी, लोकसभा में भी मामला उठा था, अशोकनगर जिले से संबंधित था। जो बात मैंने कही नहीं थी, मैं भी एक दलित था और एक बीजेपी के दलित विधायक का अपमान का आरोप मेरे ऊपर लगाया था। तो बात यह है कि सबसे पहली बात कि अंबेडकर जी हमारे लिए भगवान ही हैं, ये समझ लीजिए। उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है, ये बात मान लीजिए। इसका किसी चुनावी उससे जोड़ना, बड़े हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे वर्ग ने उन सब चीज़ों को भुगता है और जो उन चीज़ों से जो मुक्ति दिलाई है वो बाबा साहब ने हमको दिलाई है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि दुनिया के चाहे कोई भी देश हो, आप चाहे जर्मनी की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की कर लें, फ्रांस की कर लें, वहाँ पे चाहे सरकार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, महापुरुषों का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो अपने देश के महापुरुषों का लगातार अपमान करती है। ये आज बात हो रही है आपके कार्यक्रम में गांधी जी की, जिस शहर में, जिस भोपाल में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, गोडसे के बारे में क्या कहा था, वो हमने तो नहीं कहा था। आज जो बात अंबेडकर जी को लेकर हो रही है, वो सदन में अमित शाह जी ने कही है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्चतम नेता है वो, ये बात हमने तो कही नहीं है। तो ये बात सारी भारतीय जनता पार्टी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। और दूसरी रही बात, मैं ये भी सुन रहा था कि बाबा साहब का ये अपमान हुआ, वो अपमान हुआ। अरे भाई, बाबा साहब को जो सम्मान दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसलिए आज हम लोग सब उनके साथ हैं। भाई उस समय 1924 में आरएसएस बन गई थी। क्या इस अपमान के बाद जो तथाकथित आप सभी लोग कहते हैं, क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चले गए थे? तो ये सारी बातें, जो संविधान आज लिखा है, जो बाबा साहब को सम्मान मिला, हमारे वर्ग को मिला, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही तो योगदान है ना। यदि वो ऐसा होता तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चले जाते। तो मेरा ये बात कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि आप सबसे पहले इस बात को समझ लें, सभी लोग समझ लें कि दलित वर्ग के लिए बाबा साहब जो हैं वो भगवान से कम नहीं है। अमित शाह जी तक भी ये बात पहुंचाइए कि उन्होंने बहुत बड़ी ये गलती करी है। और दूसरी बात, ये बात जो हो रही है कि आगे का देख लिया, पीछे का नहीं देखा, पूरा बयान नहीं देखा, तो ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मुझे बड़ा हंसी भी आती है और वो भी लगता है कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ये बात रैलियों में लाखों लोगों के सामने बोल रहे थे कि एक नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जो आलू से सोना निकालते हैं, जबकि वो पूरा की पूरा वीडियो की सच्चाई क्या थी आप और हम सब लोग, सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो ये सब कहने का हक है नहीं। जी कंटिन्यू करिए। जी, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था, चूंकि आम जनता की बात हो रही है, मेरा बीच में एक सवाल था, आप सबको शामिल मत करिए इस पूरे मामले में, क्योंकि सब शामिल नहीं है इसमें। ये पॉलिटिकल मामला है
और कोई भी पार्टी इस पर अगर बात करे तो वो राजनीति कर रही है। राजनीतिक दल कोई साधु सन्यासी के लिए नहीं आते, इसलिए बात में कहूंगा नहीं सर, माफ करिए, आपकी बात हो गई अमित जी, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई ना, हमने सुना। बात तो सुनिए, हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है सर, अच्छा, मेरी बात सुनिए आप। करिए जी। इस पूरे पैनल में बड़ी गंभीरता के साथ मैं बोल रहा हूं कि जो अत्याचार हमारे वर्ग ने सहा है, ये पूरा की पूरा वर्ग जो है बाबा साहब के साथ है। आप समझिए, ठीक है, जिस वर्ग के ऊपर बीतती है वही वर्ग जानता है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई राजनीति वाली बात नहीं है। गैर राजनीतिक संगठन लोग भी अमित शाह के बयान का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब संसद में ये बात हुई तब कांग्रेस के लोग ने तत्काल विरोध नहीं किया था, उसका जिक्र कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट पे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो लगातार पिछले सालों से यात्रा निकाल रहे हैं आप मुझे संविधान को बचाने की। आप डिबेट मुझसे तो मत करिए, आप करिए कांग्रेस से। मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने कि कांग्रेस ने अपनी बात रख रहा हूं, होगी ना आपकी बात। मेरा कहना यह कि उस समय कांग्रेस ने उस विरोध नहीं किया, बाद में विरोध हुआ, ये तथ्य की बात है। हम इस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। ये जब अगर वो चीज बहुत चुप थी तो उसी समय लोग विरोध करते। कांग्रेस उस समय चूक गई पॉलिटिकली। तो चलिए, अब आपका नंबर आएगा तब बोलिए आप। मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूं। लोया जी, आपकी राय। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, पहले तो मैं बड़ा विनम्रता के साथ कुछ बातें कहूंगा। हमारे मित्र हैं अमित जी, और वो पूरा विदेश तक यात्रा करे है, परंतु इत्तेफाक है कि वो कांग्रेस ने जो बाबा साहब का सम्मान किया उसको रेखांकित नहीं कर पाए। बाबा साहब दो चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक तो पहले बाबा साहब उन वर्ग के पुनरुत्थान के लिए जाने जाते हैं जो वर्ग पीढ़ियों तक, सदियों तक शोषित रहा, पीड़ित रहा। ये इसमें कोई दो मत नहीं, परंतु मैं कांग्रेस के मेरे मित्र को बताना चाहता हूं कि उन बाबा साहब का अपमान करने में आपने कोई कसर, बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता कि आप कह रहे हैं हमने सम्मान किया। जिन्होंने बाबा साहब को हराया, आपने उन्हें 1969 में पद्म पुरस्कार दे दिया और बाबा साहब को नहीं दिया, ये है। एक बात और कहता हूं, जो आपने अभी एक विषय रखा कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय कुछ नहीं कहा, बाद में अगले दिन उसका विरोध करने आए, और यही हम लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आज जो एजेंडा सेट हो रहा है, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, वो कोशिश भारत से नहीं, भारत के बाहर से हो रही है। सोरोस जैसे एनजीओ के थ्रू हो रही है। जब वो बताते हैं तब इनको ध्यान में आता है कि अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ। तो देखिए, एक और बात आएगा अमित जी, आपका नंबर आएगा। अमित जी, मैंने आपको पूरे गंभीरता से सुना, मुझे लगता है आपको भी सुनना चाहिए। एक और बात मैं मेरा तीसरी चीज, बाबा साहब को याद किया जाएगा हमेशा हमेशा इस देश के संविधान को देने के लिए, और वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करना, उसको तार तार करने का कोई मौका आपने नहीं छोड़ा। 1954 में पहली बार संविधान में संशोधन हुआ, केवल इसलिए कि नेहरू के खिलाफ एक व्यक्ति ने केरल में आर्टिकल लिख दिया, आपने संविधान में संशोधन कर दिया। उन्हीं बाबा साहब के संविधान को 15 जून 1975 की आधी रात को सस्पेंड करने का काम भी आपने किया। उसी संविधान के तहत उसमें 100 से ज्यादा संशोधन करने का काम आपने किया, और बाबा साहब को प्रताड़ित और पीड़ित करने का ऐसा कोई अवसर नहीं है जो आपने छोड़ा हो। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनती है। वो सरकार उन्हें भारत रत्न देती है। और एक बात और आपको कह दूं, जो आपने अभी एक विषय रखा था कि इन्होंने ये बात 2024 के चुनाव में रखी थी, मगर हम हमेशा कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। वो झूठ पकड़ा गया और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में उसकी सजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और तीसरी और अंतिम बात कह के अभी के उसमें बात खत्म करूंगा कि भगवान ने ये कहा है कि हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। तो जो कांग्रेस है उसके कर्मों का फल कांग्रेस भोग रही है। बातों से पाप नहीं मिलता। मैं फिर से कहता हूँ, आपने जो बाबा साहब का अपमान किया, इसलिए वो वर्ग आपसे छिटक कर दूर गया। एक बात और छोटी सी है, खत्म कर देता हूँ। अगले दौर के लिए छोड़ दीजिए आप। तुष्टिकरण किया है, संतुष्टि कभी नहीं की है, केवल तुष्टिकरण करने की कोशिश की है। जैसे अभी अमित जी कह रहे थे, मैं उस वर्ग से आता हूँ। चलिए मैं लौटता हूँ, लोया जी लौटता हूँ आपके पास। दूसरे दौर में भी तो कुछ कहेंगे, आपकी सारी बातें अभी कह देंगे तो फिर बात खत्म ही हो जाएगी। दुबे जी, शर्मा जी, दरअसल पहले दौर की बातचीत में पर्याप्त समय मिल गया, अब समय कम बचेगा, तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक तो विवाद ना हो आपस में, बीजेपी कांग्रेस का, अपनी अपनी बात शांति से रख लें। और शर्मा जी, दोनों की बात आपने सुन ली, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर क्या रहेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं अमित जी और लोया जी की तरफ आऊंगा।
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, अपनी अपोनेंट पार्टी की उस बिंदु को पकड़ते हैं जिससे उनको पॉलिटिकल गेन हो। अभी उन्होंने व्यक्तिगत बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही। देखिए, इसमें कोई दुराह नहीं, इस लोकतंत्र में संविधान गीता और रामायण के बराबर है। उसको रचने वाले बाबा साहब अंबेडकर हैं, और वो केवल आपकी कम्युनिटी के नहीं, यानी दलित कम्युनिटी के नहीं, इस देश के हर नागरिक के लिए वो भगवान है जिसके आधार पर ये देश चल रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये तो दिखता है कि अपने खोए हुए आधार को इस मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने दलितों के लिए और बाबा साहब के लिए किया है, तो वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं खाली पड़ जाती है। तो आज कांग्रेस को बाबा साहब, संविधान और ये सब चीजें जब याद आ रहे हैं, जब उसका बेस खिसक गया है, ये कहीं ना कहीं पूरी कवायद जो है वो उस वोट बैंक को अपनी तरफ, तब जब बसपा की आधार कमजोर हो चुका हो, ऐसे में ये बड़ा प्रयास है। वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये करना भी चाहिए और करती हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जब भी राहुल गांधी का कोई बयान आता है, कांग्रेस के सीनियर लीडर का आता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर खेलती है। आज इसी कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस उस चीज पर बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल ये मुद्दों पर खेलने की वजह से सियासत में गिरावट आ गई। मुद्दों में नैतिकता की कमी हो गई, मुद्दों में मानवता की कमी हो गई, मुद्दों में राष्ट्रवाद की कमी हो गई, सिर्फ खेलना बचा है। तो चलिए, जो जिस पार्टियां अपने हिसाब से खेल रही हैं, अमित जी आपको भरपूर मौका, आप अपनी बात कहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं तो दो बातें छोटी सी कहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा। आप कल्पना करिए कि 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। 100 साल के लगभग भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हो चुके हैं। इतने सारे प्रमुख बदल गए, उनके संघ प्रमुख बदल गए, लेकिन दलितों के प्रति इनकी क्या सोच है, इस चीज को आप समझिए कि 100 साल के इनके इतिहास में इस भारत देश में इनको एक भी कोई ऐसा दलित योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये संघ प्रमुख बना सके। ये इनकी सोच है। चलिए, आपका सवाल है तो संघ विचार करेगा इस पर। जी, बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात इनकी ये है कि जिस बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, क्या आज लोया साहब उस मनुस्मृति? अमित जी, एक निवेदन कर लूं मैं। अमित जी, समय कम है, एक निवेदन मैं कर रहा हूं। अगर हम संघ पर इस पर जाएंगे तो फिर जो मूल मुद्दा वो छूट जाएगा। आप मुद्दे पर बात करेंगे तो पूरी बात आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का वक्त है हमारे पास। जी, देखिए, मैं तो जो वास्तविक मुद्दे हैं वो मैं बताना चाहता हूं जी, कि भाई आप चूंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं, गंभीर पत्रकार हैं, आपकी डिबेट को पूरा मध्य प्रदेश देखता है और हम भी सीखते हैं आपसे, तो इसलिए ये बात जो है वो सभी को पता चलना चाहिए। ये हमारे लिए कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। अभी कोई देखिए, कोई निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, ना लोकसभा चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव है, कोई नगरीय निकाय के भी चुनाव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे भगवान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। जी, पूरी कर लें आप जल्दी से बात। अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? अमित जी, आप चाहें तो और अपनी बात कर सकते। अच्छा, लोया जी, अमित जी से संपर्क कट गया है। जरूर उनसे आखिरी में दोबारा हम बात करेंगे, संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय बहुत छोटी सी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अमित जी को पूरा मौका मिले इसमें। मैं बहुत छोटी सी ही राय दूंगा कि खुद बाबा साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो कहा है उसे पढ़े। बाबा साहब को पढ़ तो ले कम से कम। बाबा साहब ने ये कहा कि मैंने देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहां जाति और धार्मिक आधार पर किसी तरह का कोई भेद नहीं है, जहां लोगों की आर्थिक स्थिति से भी कोई भेद नहीं है। ये बाबा साहब कह रहे हैं, मगर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कभी नहीं गए, उसे जानते नहीं है, वो अगर टिप्पणी करते तो बड़ा आश्चर्य होता है। और हम तो ये आग्रह करते हैं आपसे कि हमारी बिल्कुल बात ना माने, केवल आप बाबा साहब की बात माने कि बाबा साहब ने क्या कहा। बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तकें उन्हें। लोया जी, मैं बीच में संपर्क कट गया था, अमित जी को पूरा मौका मिलना चाहिए। अमित जी, आप अपनी बात करें।
सर मैं वही बात करना चाहूंगा कि अब जैसे कांग्रेस ने हम लोगों को क्या दिया, मैं आपको बताता हूं। मेरे जैसे एक दलित को आप तीनों मुझसे बहुत बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, सब चीज में बड़े हैं, लेकिन पार्टी ने कम से कम हमारे जैसे एक युवा दलित को ये तो दिया कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ हम बैठे हैं, ये अधिकार दिया है। लोया जी प्लीज, लोया जी बीच में हस्तक्षेप मत करिए, उन्हें फिर बात ही समझ में नहीं आएगी। आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप ऐसा बीच में बोलेंगे कैसे काम चलेगा? आज आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैंने जो चाहे आरएसएस की बात करी है कि जितने भी संगठनों की बात करी, आज आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी ने दलितों को कितना मौका दिया है। आज बैकलॉग के पदों की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, ये आप देख लीजिए। सरकारी जो नौकरी भर्ती है बैकलॉग, उनकी क्या स्थिति है? लोया जी प्लीज, लोया जी, राघवेंद्र जी आप मुझे एक बात बताइए, मर्यादा मैं आ रहा हूँ, आपको भी 2-4 वाक्य आप भी बोल पाएंगे, अमित जी की बात पूरी हो, क्योंकि वो हम सबसे छोटे अनुज है हमारे, उनको ऐसा ना लगे कि मैं छोटा था, मुझे पूरा मौका नहीं मिला। अमित जी बात पूरी करें। बहुत बहुत सादर धन्यवाद आपका। तो मैं तो यही कहूंगा लोया जी के माध्यम से कि वो अपने नेताओं को ये समझाएं कि लगातार, देखिए हेगड़े जी ने भी कहा था, कर्नाटक के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था अब संविधान बदलने का वक्त आ गया है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की जो बात करते हैं, हमारी ये मांग है कि या तो उन पर कार्रवाई करें, पार्टी से बाहर करें। जो भोपाल की पूर्व सांसद ने जो गांधी और गोडसे को लेकर कहा था, क्या उन्होंने पार्टी से बाहर किया? जब ऐसी बातें होती है तो शंका के बादल उठते हैं, करनी में आपके अंतर होता है। जी लोया जी, समय कम है, 2-4 वाक्यों में, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय की सीमा पार कर चुके हैं हम। देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि बाबा साहब को अपमानित करने वाली कांग्रेस का झूठ पकड़ा जा चुका है, और हमेशा जो आज का जो वर्ग है वो कोई विभेदित वर्ग नहीं है, सब एक साथ। चलिए ये अब जनता तय करेगी। आदरणीय है, सबके लिए बराबर आदरणीय है बाबा साहब। वो दुनिया के श्रेष्ठ शास्त्री थे और हमारे संविधान निर्माता थे। अब जनता तय करेगी किसका झूठ पकड़ा गया, किसने अनादर किया, किसने आदर किया। लेकिन एक बात तो है कि अगर काम नहीं होता तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं, मंदिर बदलते हैं, देवता बदलते हैं और खुदा भी बदल लेते हैं। तो यहाँ तो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, लोग तो सियासत में और समाज में पता नहीं क्या क्या बदल लेते हैं, वल्दियत तक बदल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सियासत में लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था को बनाए रखेंगे। वोट मिले ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता, दलित वर्ग की चिंता होनी चाहिए, उनका एक तरह से उत्थान होना चाहिए, ये सभी का काम है और संविधान की भी यही मंशा है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। अमित जी आपका साधुवाद, लोया जी आपका बहुत धन्यवाद, और शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर हम चर्चा को यहीं रोकते हैं। एजेंडा में सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।